दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया है। मॉडल प्रैक्टिस सेट में 2 सेट ऑलरेडी आप लोग के लिए करवा दिया गया है। मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आगामी जो आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, इसमें मैं एक बात बताने वाली हूँ आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी वह बुक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को वो बनाना बंद कर दें। अब मार्केट से जाके मॉडल प्रैक्टिस सेट वो खरीद कर सेट प्रैक्टिस करें घर में। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपका ये इसमें करंट भी ऐड रहता है। तो करंट जब ऐड रहेगा आपका तो वो प्रैक्टिस होगा आपका करंट का। इसीलिए आप लोग को टाइम आ गया है कि मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आप सेट प्रैक्टिस करिए। इसीलिए मैंने भी आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट से ही सेट प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दी हूँ। और उसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि 67 बीपीएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सबको पता ही है 30 सितंबर से लेकर 5 नवंबर तक का इसका डेट रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा इस बार किया गया है बीपीएससी की तरफ से। आप लोग इंस्ट्रक्शन बीपीएससी के अच्छे तरीके से पढ़े। इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि इस बार आप लोग अगर क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जिस कैटेगरी में आप लोग आ रहे हैं उसका प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। यानी कि ओबीसी में जो भी कोई आते हैं, जो आरक्षण कोटि में आते हैं, उनको अपना प्रमाण देना होगा। पहले ऐसा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम अभी बीपीएससी की तरफ से ऐसा किया गया है। इसीलिए इंस्ट्रक्शन को बार बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म फिलअप करिएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ इसी के साथ कि फॉर्म फिलअप करने पर अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है, कोई भी कहीं पे आपकी कॉलम गलत उसमें आप भर देते हैं, तो आपको एक ही मौका मिलेगा उसको सुधारने का। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करिए। पहले तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जितने भी बीपीएससी के इंस्ट्रक्शन जो आए हुए हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करना शुरू करिएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आज का जो सेशन है 67 बीपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 60 क्वेश्चन आप लोग के लिए करवा दी हूँ। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले 67 यानी कि 67 से आज शुरू होगा। तो देखिए 67 क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। मैंने राष्ट्रीय प्रतीक पे एक वीडियो भी बना रखा है, मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे आप लोग जाके देख लीजिएगा, आप लोग को फ़ायदा ही होगा। तो देखिए फ्रांस के जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है कुमुदनी। कुमुदनी जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें जो फैक्ट्स रहेंगे इंपॉर्टेंट मैं बताते चलूँगी और मैं फटाफट क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगी क्योंकि आज मैं 100 क्वेश्चन के प्लस करवाने वाली हूँ। तो इसलिए फटाफट मैं आपको क्वेश्चन बताते हुए चलूँगी, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेगा उसको ऐड भी आप लोग के लिए कर दूँगी। तो देखिए इसे पूछा जा रहा है 68 में कि क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें भी मैंने आप लोग को बताई थी कि आप लोग मुद्रा पे एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा। यानी कि जितने भी देश हैं उन सबकी मुद्राएं पे एक नज़र डाल लीजिएगा क्योंकि मुद्रा आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए क्यूबा की जो मुद्रा जाने जाती है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका पेसो के रूप में। किसका? तो पेसो के रूप में जाने जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है। तो देखिए राजीव गांधी जो गोल्ड कप है किससे संबंधित है? फुटबॉल के साथ, गोल्फ के साथ, हॉकी के साथ, वॉलीबॉल के साथ, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि राजीव गांधी गोल्ड कप किस में दिया जाता है? फुटबॉल में, फुटबॉल के साथ दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, फुटबॉल के सेक्टर में आता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है। तो देखिए ये कप है यानी ट्रॉफी है, कप मतलब ट्रॉफी। तो देखिए बेंसन एंड हेजेज कप संबंधित है किससे? फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, क्रिकेट के साथ, लॉन टेनिस के साथ। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्रिकेट के साथ बेंसन एंड हेजेज कप यानी ट्रॉफी सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट एक टर्म है, देखिए इसको ध्यान रखिएगा। CSIR एक स्वशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया है अनुसंधान तथा विकास के समग्र विकास हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। ऐसा देखिए CSIR का जो विकास हुआ है किसके लिए हुआ है? इन सभी में से एक छोड़कर पूछ रहा है। किसमें? कृषि के लिए, नाभिकीय अनुसंधान के लिए, औद्योगिक तकनीक के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के लिए। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा जाए कि इन निम्नलिखित में से छोड़कर किसके लिए? तो नाभिकीय अनुसंधान के लिए हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखिए 72 में, 72 में से बात पूछा जा रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था बेंसन एंड हेजेस कप, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेलिंग आपको बता देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये थोड़ा सा, क्योंकि इस बार एक बार एग्जामिनेशन में अगर मैं सेट प्रैक्टिस कर रही थी तो मुझे ये क्वेश्चन एक जगह दिखा था, इसलिए अभी अचानक मेरे माइंड में आया है तो मैं इसको बता देती हूँ। तो देखिए जो 70 हो जाएगा बेंसेज एंड हेजेस कप, जो क्रिकेट से संबंधित है। ये क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है, आप सबको पता ही है। क्रिकेट का सर्वोच्च संस्था जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 में कहाँ है, तो दुबई में है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है आपका कि क्रिकेट का जन्मदाता कहाँ है, तो इंग्लैंड को माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर देखिए। अब 72 में पूछा था कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है। तो आप सबको पता ही है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य होकर गुजरती है, तो क्या इसमें से क्या ऐसा फलस्वरूप होता है। तो देखिए देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताती हूँ आपको। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ए ही सही आंसर हो जाएगा, यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसका फलस्वरूप देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा कितने डिग्री में जाती है, कर्क रेखा कितना डिग्री का होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है 73 की भूमध्य रेखा में चतुर्थक अक्षांश में डोलड्रम की ओर से बहने वाली हवाएं कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा में जो चारों ओर से अक्षांश में डोलड्रम से बहने वाली हवाएं को क्या कहा जाता है। तो देखिए 73 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसे कहा जाता है व्यापारिक हवाएं। जेट प्रवाह नहीं, पछुआ हवा नहीं, पूर्वा हवाएं नहीं, बल्कि व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अक्षांश यानी कि उस उत्तोष उच्च वायुदाब पेटी में डोलड्रम के भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से ओर चलने वाली प्रचलित पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है आपका। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, एक बार आप और सुन लीजिए ढंग से। तो देखिए अक्षांश यानी कि उत्तोष उच्च वायुदाब के पेटी से जो डोलड्रम या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से चलने वाली हवाओं को ही व्यापारिक हवा कहता है, यानी भूमध्य रेख के पेटी से चलने वाली हवाओं को व्यापारिक हवा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो डोलड्रम के अकॉर्डिंग चलता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि अन्नातोलिया पठार स्थित है। देखिए पठार से क्वेश्चन, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अन्नातोलिया पठार स्थित है कहाँ, मध्य एशिया से, दक्षिण एशिया से, पूर्वी एशिया से, पश्चिमी एशिया से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी पश्चिम एशिया में ही अन्नातोलिया पठार स्थित है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा डगर बैग प्रदर्शित करता है। तो देखिए डगर बैग प्रदर्शित करता है किससे, यूएसए के आयस्क खदान से, रूस के तेल क्षेत्र से, इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र से, मत्स्य यानी मछली पालन के क्षेत्र से, या उस बैंक जहां यूएसए और बुलियन रिजर्व निधि रखी जाती है। तो देखिए 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मत्स्य क्षेत्र से ही डॉगर बैंक प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक नज़र में आप ध्यान रखिएगा कि अगर डॉगर बैंक क्या होता है, तो इंग्लैंड और मत्स्य के क्षेत्र में ये काम करने वाला डॉगर बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां, देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, आप सबको पता ही 82.5 डिग्री है ग्रीनविच से। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्थानीय समय के घंटे का अंतराल में बढ़ जाता है, या फिर सभी अन्य माध्यमों के पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री में फैल जाता है, या तिथि के ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, ये मौसम नहीं बदलता है। तो देखिए 76 का जो सही आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ, ये 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आप लोग के लिए अच्छा रहेगा।
तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है, देखिए इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच के दूसरी तरफ 180 डिग्री देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसके पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले के दिन में दिन बढ़ जाता है और पश्चिम से पूर्व जाने वाले में दिन घट जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्रीनविच के दूसरी तरफ से 180 डिग्री देशांतर है। और उसके बाद अगर आपका ये पूछा जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर जाएगा तो दिन घटेगा, और उसके बाद आपका पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ेगा तो दिन बढ़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आप लोग के पास ज्योग्राफी की बुक है तो उस बुक में एक दिया हुआ है, ये पॉइंट ही दिया हुआ है, टॉपिक दिया हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर आपको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बता देती हूँ, पटना का जो समय है, यानी पटना का जो समय है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि से थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको कहा 85 डिग्री यानी कि 85 डिग्री है, लेकिन यहाँ बिहार के जो समय रेखा पटना के जो ग्रीनविच रेखा में दी गई है वो 86 डिग्री है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। गल्फ स्ट्रीम आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा, गल्फ स्ट्रीम ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो देखिए चक्रवात से, महासागरीय दबाव से, तापक्रम से, या जल स्तर की भिन्नता से। तो देखिए 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महासागरीय दबाव की वजह से गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आपको बता देती हूँ, करंट में अभी गुलाब नाम का एक चक्रवात आ रहा है, जिसकी वजह से बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सब प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको नाम याद रखिए, गुलाब नाम से, उसका नाम क्या है तो गुलाब रखा गया है। अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा न्यूज में नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक ऐसा चक्रवात आ रहा है जिससे बहुत सारे जगह प्रभावित हो रहे हैं। अभी न्यूज वगैरह आप देख रहे होंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिखा रहा होगा, क्योंकि इससे अभी बहुत ज़्यादा हानि नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं जा रहा है। बस इतना उसका नाम रखा गया है गुलाब, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी चक्रवात आए थे, जैसे यास आया था, ये सारे जो चक्रवात आए थे उसका नाम कौन कौन देश रखा है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। मैं अलग से ही 5 मिनट का वीडियो उसको बना कर लाऊंगी, जितने भी तूफान 2021 में आए हैं उसके नाम क्या क्या रखे गए, कौन कौन देश उसका नाम रखा है, इसको अलग से मैं 5 मिनट का ही वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन से। देखिए राजस्व खाते में जो संघ सरकार है तो उसे व्यय करने के लिए सबसे बड़ी मद कौन है, सुरक्षा व्यय, अनुदान, ब्याज भुगतान या प्रशासनिक सेवाएं। तो देखिए 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान से ही संघ सरकार के राजस्व खाते में ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 79 में कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो देखिए वित्त एवं कुटीर उद्योग में सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास में विदेशी के लिए सहयोग, तीसरा सामाजिक तथा निजी क्षेत्रों में सह अस्तित्व, या डी सभी में भागीदारी। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो देखिए 79 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 में पूछा जा रहा है कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। तो जीएनपी और एनपी का मध्य अंतर क्या है। तो देखिए 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूंजी अस्तित्व, पूंजी अधिमूल्यन का समान होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है 81 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 81 में पूछा जा रहा है कि भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है किससे। तो देखिए 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को दर्शाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन 82 में पूछा जा रहा है खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। तो कौन सा खाद्य संसाधन तथा संचय तत्व से कौन सा पोषण तत्व प्रभावित होता है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। 82 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख है। तो देखिए IMF का प्रमुख कौन है। तो देखिए 83 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्य देशों का भुगतान संतुलन समस्या के सहायता करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, यानी कि IMF का कार्य है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों को पर गतिशील रहते हैं, यानी कि ग्रह जो होते हैं अपने ध्रुवीय जो गतिशील रहते हैं, किसके कारण? तो सूर्य की अपनी दूरी की परिक्रमा के कारण, वृत्त आकार के कारण, गुरुत्वाकर्षण के उपेंद्रीय बल के कारण, ये अपने परिक्रमा के घनत्व के कारण थे। 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाना, यानी गुरुत्वाकर्षण के अपकेंद्रीय बल के द्वारा ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों के गतिशील रहते हैं। अब देखिए 85 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ISO 9000 क्या है? तो देखिए उपग्रह का नाम है, अच्छे प्रबंधन के मानक है, मिसाइल का नाम है, या फिर नई अवशेषित आकाशगंगा है। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अच्छे प्रबंधन मानक का एक नाम है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये सारे के सारे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा 83 की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है और स्थापना वर्ष क्या हुआ है, इसके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो है वो सदस्य देशों को भुगतान संतुलन समस्या में सहायता करने के लिए, यानी कोई ऐसा देश है जिसको मौद्रिक यानी कि साख की कमी हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उसे लोन देती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 86 में क्या बताया जा रहा है? तो देखिए 86 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम से सम्मिलित है? नहीं है। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो मैंने आपको कहा था जब भी नहीं रहे तो वहाँ पे एक मार्क कर दीजिएगा, ताकि आपका पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा 86 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि गोल्ड प्लैक ओपन है जो टेनिस प्रतियोगिता के ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 87, जल सतह के अधिकतम गहराई में मरियान ट्रेंच लगभग 11,000 मीटर है, यह स्थिति है कहाँ? तो अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिका महासागर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का, देखिए इसका 87 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन देखिए 88, पर्ड डाउन अंडर इंगित करता है। तो देखिए पर्ड डाउन अंदर इंगित करता है दक्षिणी ध्रुव को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका महासागर को, या ऑस्ट्रेलिया को। तो देखिए इसका जो सही 88 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 का देखिए एशिया के प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। तो एशिया का पूछ रहा है, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है? एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तवांग में। तवांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। लहासा तिब्बत में है। त्रिकोलमाली देखो श्रीलंका में है। उलान बटोर देखिए मंगोलिया में है। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी लहासा तिब्बत में ही एशिया का सबसे प्राचीनतम विशालतम बौद्ध मठ स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 90 में पूछा जा रहा है कि वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार के रूप में यात्रा करती है उसे हुए सूर्य के समीप आ जाती है। तो देखिए 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फेरीहेलियम हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखिए 91 का क्वेश्चन पूछा है, परम पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए परम वाला जो है ये लगातार आपका सेट प्रैक्टिस में आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे लगातार एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पहले पूछ चुकी है, अब तो नहीं पूछती लेकिन पहले बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए परम पद जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर, मिसाइल, दवाइयों की पद्धति या मौसम से। तो जो परम है वो सुपर कंप्यूटर है, इसको ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर का नाम ही ये परम है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्थ एसेट पद किससे संबंधित करता है? तो देखिए व्यवस्था पालिका सभा से, प्राथिक भवन से, न्यायपालिका से या प्रेस से। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा प्रेस से। और चौथा स्तंभ भी प्रेस को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है तो आप सबको पता है। देखिए पहले लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से, इसलिए चौथा स्तंभ किसे? प्रेस को माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 93 में पूछा जा रहा है ओजोन है, उसके बाद डैश दे दिया गया है। तो ओजोन क्या है? देखिए पराबैंगनी सूर्य किरणों की पृथ्वी की रक्षा, कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए कैटलिस्ट या हरितगृह कृषि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह गैस जिसे सूंघने पर घातक होती है। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका एकदम पक्का करेक्ट आंसर होगा, पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन परत, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा ओजोन परत का काम क्या है? तो देखिए पराबैंगनी जो किरण आता है यानी सूर्य से जो 7 रे निकलती है उन्हीं किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है ओजोन, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है 94 में सी
आर बाई क्राई, CRY क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। तो क्राई संगठन किससे संगठित है? वातावरण से, असहाय स्त्रियों के कल्याण से, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से, सामुदायिक विकास से। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से है। क्राई एक संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है ये। इसमें बहिष्कृत जो बच्चे होते हैं उनके कल्याण हेतु इसको बनाया गया है। उसमें जितने भी काम होते हैं छोटे छोटे बच्चे जो बहिष्कृत रहते हैं उनके लिए किया जाता है। अब देखिए बहिष्कृत मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि छोड़े हुए बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, वो सारे बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 95 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये आ गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था, बिल्कुल सही है। इसमें सत्य पूछ रहा है, तो देखिए बहलोल लोदी बिल्कुल सही है, एकदम सही है। दूसरा में पूछ रहा है कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा का स्थापना किया, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तीसरा में पूछा सिकंदर लोदी ने आगरा में अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल सही है। चौथा में सैयद वंश के संस्थापक मुबारक शाह, ये बिल्कुल गलत है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको नहीं बताऊंगी। दिल्ली सल्तनत में आपको पता है 5 थे, ये पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो सैयद वंश के कौन थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए इन तीनों में से सत्य, तीनों सत्य है। तो मैं इसको बता देती हूँ। देखिए ये आपका बहलोल लोदी जो लोदी वंश के संस्थापक है बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जो आगरा है वो महाभारत के समय का एक प्राचीन शहर है, बिल्कुल सही है। फिर भी दिल्ली सल्तनत का जो मुस्लिम काल जो था जिसमें सिकंदर लोदी थे, वो 1504 में आगरा को अपना स्थापना कर राजधानी बनाए थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 96 जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी में स्थानांतरित की जाती है तो क्या होता है। तो देखिए इसमें जो होता है वो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, यानी कि पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर किसका भाग है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, MS ऑफिस का है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसको एक नज़र में आप देख लीजिएगा। ये मॉडल सेट प्रैक्टिस है इसलिए अटैच कर दिया गया है, BPSC में नहीं लेकिन ये बिहार SI या फिर बिहार पुलिस या फिर कोई और बिहार SSC एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अटैच कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है 98 में कि स्क्रीन के सबसे ऊपर दिखने वाली लाइन को कहते हैं। तो देखिए एक्सेल, डीकॉम, टाइटल बार या वैन। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा। जो कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं उनको अच्छे तरीके से पता हो गया कि स्क्रीन के ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो टाइटल बार कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 99 क्वेश्चन पूछा कि टैब इलामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टैब में जो इलामेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4, 6, 5, 8। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का जो सही आंसर होगा आपका बी, यानी कि 5 प्रकार के इलानाइट होते हैं टैब में। अब देखिए टैब का एक प्रकार है, टैब क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, एभव। बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल टैब क्या है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, एभव सभी है। अब चलिए उसके बाद देखिए जैतून की शाखा किसका प्रतीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैतून जो एक शाखा है वो किसका प्रतीक है, शांति का, न्याय का, खतरा का या विद्रोह का। तो 101 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा डिटेलिंग, जैतून जो शाखा है वो शांति का प्रतीक है। तो देखिए शांति यानी पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए जैतून का जो शाखा है शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र में ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि से ऊपर से खुली हुई 2 जैतून की वर्गाकार शाखाओं के बीच में स्थित विश्व का मानचित्र है। यानी देखे होंगे इस तरीके से और ऐसे ऐसे इस तरीके से यहाँ पे पत्ते वगैरह लगे हुए हैं, यही जैतून है। यहीं पे यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विश्व मानचित्र बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 102 में पूछा जा रहा है कि जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो देखिए जूल किसकी इकाई है प्रति सेकंड में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 102 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि शक्ति का प्रतीक, शक्ति का इकाई है। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है 103 में
कि कैल्सीफेराम किस विटामिन की रासायनिक नाम है। तो देखिए कैल्सीफेराम किस विटामिन का नाम है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। तो देखिए 103 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी। अब देखिए इसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डिटेलिंग, आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो विटामिन ए से रेटिनॉल होता है, विटामिन बी1 से थायमिन होता है, विटामिन बी2 से राइबोफ्लाविन होता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है। और देखिए विटामिन के से फ्लोकोनोस होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये रासायनिक नाम है, आप एक बार ज्योग्राफी वाला देख लीजिएगा सारे विटामिन के। मैं आपको विटामिन का नाम बता देती हूँ, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको ध्यान रखिए, विटामिन ए की कमी से ही रक्त में थक्के जमते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए प्राकृतिक वर्णन में सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए प्राकृतिक वर्णन जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो सी हो जाएगा डार्विन से संबंधित है। आगे देखिए भारी जल में रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। देखिए हैवी वाटर रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। वास्तव में भारी जल का जो ऑक्साइड है D2, देखिए D2O के भारी जल कहा जाता है। इसको फार्मूला को याद रखिएगा। अब देखिए 106 नंबर, वह स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का जो राज्याभिषेक कहाँ किया गया था, रामगढ़, सूरत, पूना या सिंह में। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा से आपका सी 106 का, वो हो जाएगा रायगढ़ में। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, और पिता का नाम था साजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। 16 जून 1664 में शिवाजी रायगढ़ के बनारसी में प्रसिद्ध विद्वान श्री गंग भट्ट के द्वारा अपना अभिषेक करवाए थे। तो ध्यान दीजिएगा रायगढ़ में किसे करवाए थे, तो गंग भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक करवाया गया था। 1627 में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम साजी भोसले था। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय है। अभी जस्ट IMF आया था, उसी वक्त मैंने आपको कहा था कि इसको बताइएगा आप मुझे कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देती हूँ, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि अगर मैं आंसर इसका बता दूंगी तो जो पहले क्वेश्चन का मैंने आपको कहा कि आंसर बताइएगा 83 वाला में, तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, इसलिए मैं 107 को भी छोड़ देती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय स्थित है। तो आप मुझे इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। तो चलिए आज जो मैंने आपको 67 से लेकर आपको 107 तक जितने भी मैंने आपको सेट प्रैक्टिस करवाए, क्वेश्चन बताए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि आप लोग देखें किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। कुछ मुद्रा का नाम पूछा गया है, कुछ प्रतीक चिन्ह पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया, कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ पे यानी कि सल्तनत काल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जो अभी आपने देखे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी जो आने वाले एग्जामिनेशन है 67 BPSC और CDPO एग्जामिनेशन में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए। और अब तक जितना आपने पढ़ाई किया है अब आप लगातार सेट प्रैक्टिस करिए, हो सके तो दिन में 2-3 सेट जरूर बना लीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है। और सेट प्रैक्टिस करना बेस्ट तरीका है BPSC एग्जामिनेशन को PT एग्जामिनेशन निकालने का। आप PT एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा आपको पढ़ने के से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि आप सेट प्रैक्टिस में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने पढ़े हैं, कितने नहीं हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को हटाकर मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीदिए, मॉडल प्रैक्टिस सेट से सेट प्रैक्टिस करिए। उसके साथ साथ मैंने एक और आप लोग के लिए BPSC के जो नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया है बात मैंने बताया, आप लोग इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़िए, क्योंकि इस बार कुछ नया BPSC ने किया है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़िए आप, ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए आज BPSC 67 के सेट प्रैक्टिस, मॉडल सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए जोश के साथ और नए फैक्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।